तो चलिए, इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड और आईओएस के बीच में क्या डिफरेंस है। एंड्रॉयड किस तरह से एंड्रॉयड के अंदर चीजें काम करती हैं, किस तरह से आईओएस के अंदर चीजें काम करती हैं। एंड्रॉयड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रिक्वायर्ड रहता है, कौन सा आईडी हमें रिक्वायर्ड रहता है। आईओएस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा आईडी हमें चाहिए होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। एंड्रॉयड और आईओएस के बीच में बेसिक कौन सा ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को सेपरेट करता है। जो मैक्सिमम लोग हैं हमारे एंड्रॉयड की तरफ ज्यादा जाते हैं, आईओएस की तरफ एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड लोग थोड़ा कम होते हैं, डेवलपर्स थोड़ा कम होते हैं। ऐसा किस लिए होता है, ये भी हम चीजें देखेंगे। साथ ही साथ एंड्रॉइड के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, आईओएस के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, ये दो चीजें देखेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक सिंटैक्टिकल डिफरेंस तो रहता ही है, उसके अलावा और कौन 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 सी चीजें हैं जो दोनों को डिफरेंट बनाती हैं। और इसके अलावा देखेंगे एंड्रॉइड के अंदर हम लोग कौन सा ऐसा पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट है जो एंड्रॉइड के अंदर तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ तो ठीक चल रहा है, बट आईओएस के अंदर उस तरीके से चीजें काम नहीं करती है जैसा हम चाहते हैं। वो हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एंड्रॉइड और आईओएस देखिए, दोनों ना बहुत ज्यादा, आप कहीं भी सर्च करोगे एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस डेवलपर, कहीं ना कहीं दोनों जो डेवलपर्स होते हैं, एंड्रॉइड डेवलपर्स होते हैं चाहे आईओएस डेवलपर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे अपना अपना पॉइंट प्रूव करते हुए कि हाँ एंड्रॉइड किस लिए बेटर है। अगर एंड्रॉइड डेवलपर होगा वही तो वो प्रूव करना चाहेगा एंड्रॉइड किस लिए बेटर है। आईओएस डेवलपर होगा तो ये आपको बताएगा कि आईओएस किस लिए बेटर है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। बट इस सेशन के अंदर जो मैं चीजें डिस्कस करूंगा, एज एन एंड्रॉइड डेवलपर भी नहीं करूंगा, एज एन आईएएस डेवलपर भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोनों ही चीजों में काम कर चुका हूँ। और काम कर चुका हूँ क्या, आज भी काम करता हूँ, एंड्रॉइड के अंदर भी मैं काम करता हूँ, आईओएस के अंदर भी आज की डेट में मैं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता हूँ। तो लगभग स्टार्टिंग में 1.5 साल का एक्सपीरियंस मुझे एंड्रॉइड का रहा, उसके बाद मैंने आईओएस में शिफ्ट कर दिया। अभी जो फुल टाइम मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं आईओएस एज एन आईओएस डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। बट अगर मैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो मैंने एंड्रॉइड को भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स मेरे एंड्रॉइड के अंदर भी चलते रहते हैं। दोनों के अंदर अगर मैं लेकर के चलूँ, एंड्रॉइड का एक थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, थोड़ी नॉलेज उसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईओएस। बट आईओएस के भी लगभग 5-6 महीने का मुझे एक्सपीरियंस है, तो कुछ चीजें मैं समझ पाया हूँ। सीखता रहता हूँ, मैं आज की डेट में भी सीख ही रहा हूँ चीजों को। बट कुछ चीजें हैं जो 6 महीने के दौरान मुझे लगा कि हाँ, इतना थोड़ा बहुत बेसिक्स मैं आईओएस के जान चुका हूँ, क्या चीजें मैं समझ चुका हूँ एंड्रॉइड के अंदर चीजें किस तरह से काम कर रही थी, बट आईओएस के अंदर किस तरह से काम कर रही है। तो उसको देखते हुए कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सेशन जो हमारा रहेगा, कहीं से ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई ट्यूटोरियल पढ़ लिया या कहीं से कुछ किताबी ज्ञान मुझे मिल गया कि एंड्रॉइड आईओएस के बीच में डिफरेंस क्या है और मैंने आके एक आपके साथ इस सेशन के अंदर शेयर कर दिया। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, लगभग 2 से ढाई साल का टोटल एक्सपीरियंस रहा है मेरा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के अंदर। तो उसको देखते हुए मैं कुछ चीजें शेयर करता हूँ। तो चलिए, इस सेशन को काफी शॉर्ट रखेंगे हम, एंड्रॉइड वर्सेस आईओएस डेवलपमेंट को। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। एंड्रॉइड के लिए देखिए, बहुत सारे डेवलपर्स आपको मिलेंगे। अगर आप लिंक्डइन पे भी जाएं, एंड्रॉइड डेवलपर सर्च करें और आईओएस डेवलपर सर्च करें, तो एंड्रॉइड डेवलपर्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू आईओएस डेवलपर्स। ऐसा क्यों होता है, एंड्रॉइड के पीछे ये लोग ज्यादा क्यों जाते हैं, आईओएस के अंदर इतने कम लोग क्यों हैं? क्या आईओएस इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, या आईओएस आईओएस के अंदर स्कोप बहुत कम है इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं करते, या एंड्रॉइड की डिमांड ज्यादा है? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों ही चीजें सच हैं। एंड्रॉइड के अंदर स्कोप ज्यादा है, क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है एंड्रॉइड डेवलपर्स की। आईओएस के अंदर क्या है, आईओएस के अंदर आपका सैलरी पैकेज, एक बार आपकी जॉब लग गई कहीं पे, कहीं अच्छी जगह आप प्लेस हो जाते हो, तो आईओएस के अंदर आपका पैकेज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर चला जाता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो डबल डबल ही हो जाता है। सेम एक्सपीरियंस अगर आपको, एक बंदे को एंड्रॉइड डेवलपर, एक बंदा एंड्रॉइड डेवलपर है उसको सेम एक्सपीरियंस है, और एक बंदा आईओएस डेवलपमेंट में है उसको सेम एक्सपीरियंस है, दोनों की सैलरी आप कंपेयर कर लीजिएगा, एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एंड iOS का सीन ये रहता है कि थोड़ा सा, अगर मान लीजिए रिसोर्सेस iOS के लिए चाहिए होते हैं, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट ही निकल करके ये आता है। एंड्रॉइड के अंदर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर हमें हमारा चलता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, वो एंड्रॉइड स्टूडियो आप चाहे तो विंडोज पे चला दीजिए, चाहे आप मैक पे चला दीजिए, तो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूँ iOS डेवलपमेंट के लिए, हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते करते हैं उसका नाम है एक्सकोड। एक्सकोड के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड रहता है, उसके एनवायरमेंट को जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है रन होने के लिए, वो हमारा मैक ही चाहिए होता है। तो अगर आप iOS में जाना चाह रहे हैं, और दूसरा रीजन iOS के अंदर डेवलपर्स कम होने का यही है कि मैक मैक है, और मैक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है एज कम्पेयर टू विंडोज। तो वो चाहिए होता है जितना, अगर आप iOS डेवलपमेंट के अंदर जाना चाह रहे हैं। मैं नेटिव iOS की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो आपका
रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया, जो हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है उसकी बात नहीं कर रहा, नेटिव iOS और नेटिव एंड्रॉइड को ही लेकर के चलूंगा सेशन के अंदर। तो अगर आप नेटिव iOS में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मैक, या तो आपके पास मैकबुक हो या आई मैक हो, ये चीजें होनी चाहिए लगभग। अगर मैं प्रेफर करूँ तो 16 GB उसकी रैम हो और लगभग 500 GB उसका स्टोरेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप एक अपना प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। मैंने लगभग 228 GB पे भी काम करा हुआ है iOS के अंदर, वो बिल्कुल चलता नहीं है, आपको हर 5 मिनट बाद जाकर के अपने कैशेस वगैरह डिलीट करने पड़ेंगे मैकबुक के अंदर। तो थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप आप लीजिएगा अगर आप iOS में जाना चाहते हैं। और हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप अगर आप लेंगे तो ऑब्वियसली वो उसी तरह से कॉस्टली भी पड़ेगा, तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो बेसिक डिफरेंस एंड्रॉयड और iOS के बीच में, पहला डिफरेंस तो यही है कि एंड्रॉयड के अंदर हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो चल जाएगा, आप चाहे एंड्रॉयड स्टूडियो को मैक के अंदर चला लीजिए, चाहे आप विंडोज के अंदर चला लीजिए। बट iOS की अगर मैं बात करूँ तो iOS को सिर्फ और सिर्फ मैक चाहिए होता है, मैक के ऊपर ही चल पाएगा। जो iOS के लिए हमारा सॉफ्टवेयर आईडी जो चाहिए होता है, एक्सपोर्ट होता है, एंड्रॉइड के अंदर हम लोग एंड्रॉइड, पहला डिफरेंस तो यही हो गया। सेकंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं कॉटलिन। पहले जावा यूज करते थे, अब ज्यादातर कंपनीज कॉटलिन यूज करती है। जावा आज भी यूज हो रहा है बट मैक्सिमम कंपनीज कॉटलिन प्रेफर कर रही है। और iOS की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑब्जेक्टिव सी हम लोग यूज करते थे, आज की डेट में यूआई किट और स्विफ्ट यूआई जैसी चीजें आ गई हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड्रॉइड के अंदर कॉटलिन यूज होती है आज के टाइम पे, और अगर मैं iOS के अंदर बात करूँ तो स्विफ्ट यूज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हैं ऑलरेडी और iOS के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं जैसे मैंने करा था, तो अगर आपको कॉटलिन आती है अच्छे से तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा स्विफ्ट सीखने में, क्योंकि दोनों का सिंटैक्स लगभग सेम सही है। कुछ कुछ चीजें देखो ही देखिए, हर जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बट अगर आपको कॉटलिन आती है तो आपको स्विफ्ट सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस था। सिंटेक्स भी लगभग सेम सही है, बस उसके अंदर फंक्शन डिक्लेरेशन में हम फन यूज करते हैं कॉटलिन के अंदर, इसके अंदर वो फंक हो जाता है, फ्यूएंसी फंक। तो चीजें सेम है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा टफ इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विफ्ट नहीं है। अगर आप कोडिंग परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो आप, अगर किसी को कॉटलिन अच्छे से आती है तो हफ्ते 10 दिन में वो स्विफ्ट सीख सकता है, स्विफ्ट के एटलीस्ट बेसिक्स उसको क्लियर हो जाएंगे। बाकी ऊप्स कॉन्सेप्ट लगभग हमारे हर जगह सेम ही रहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, हम कॉटलिन के अंदर भी यूज करते हैं हम लोग, और स्विफ्ट के अंदर और iOS के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं। इंटरफेसेस एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो एंड्रॉइड की मैं बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर हम लोग इंटरफेसेस यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। कहीं पे ये अगर हम iOS की बात करें तो iOS में सेम चीज है, बट नाम उसका हम लोग प्रोटोकॉल या डेलीगेट उसको बुलाते हैं। एंड्रॉइड के अंदर हम लोग इंटरफेसेस और लिसनर बोलते हैं उस चीज को, सेम चीज यहाँ पे आगे के डेलीगेट और प्रोटोकॉल कहलाती है। वो चीजें सेम है एंड्रॉइड के अंदर। जैसे हम कॉल बैक्स के लिए भी इंटरफेसेस यूज करते हैं। सपोज अगर हमने एक इंटरफेस हमने बना लिया, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, कॉटलिन की बात कर रहा हूँ मैं, एक इंटरफेस बना लिया उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया, कुछ नहीं करना, बेस क्लास में हम लोग उसको एक्सटेंड कर देते हैं। उसके मेथड जो होते हैं, हमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसको ओवरराइड कर देते हैं, अपना फंक्शनल कोड उस ओवरराइडेड मेथड के अंदर लिख देते हैं। और बाकी जो हमारा जो हमारी क्लास है जिसके अंदर हम उसका डेलीगेट मतलब कि उसका लिसनर जो हम कॉल करवा रहे हैं, उस क्लास के अंदर हमें उस बेस क्लास का, यानी कि जिसके अंदर हमने मेथड ओवरराइड करा है इंटरफेस को एक्सटेंड करके, उसका हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, स्विफ्ट के अंदर भी हम लोग सेम काम करते हैं, बस यहाँ पर प्रोटोकॉल और डेलीगेट नाम हो गया होता है उसका। प्रोटोकॉल बना लिया हमने, यहाँ इंटरफेस बनाया था यहाँ पे हमने iOS के अंदर प्रोटोकॉल बना लिया, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिफाइन कर दिया। अब प्रोटोकॉल हमने बना तो लिया, लेकिन हमें उसको कहीं ना कहीं उसको कॉल भी कराना पड़ेगा, उसका लिसनर कॉल कराना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नाम दे दिया हमने डेलीगेट, उसका डेलीगेट कॉल करवाते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक्शन पे। ठीक है, अब हमने डेलीगेट भी कॉल करा लिया, बट कहीं ना कहीं हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर कर दिया, बट इम्प्लीमेंट करना है किसी क्लास के अंदर जहाँ पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन देनी है, सपोज हमने क्लास ए के अंदर उसको एक्सटेंड करा दिया प्रोटोकॉल को, और उसको ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हमें ओवरराइड करवाने को पड़ेगा। ओवरराइड करवाया, ओवरराइड करवाने के बाद अपना फंक्शनल कोड उसके अंदर लिख दिया, और जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर हमने डेलीगेट को कॉल करवाया था, उसके अंदर हमने करंट क्लास का इंस्टेंस पास कर दिया। सेम चीज वहां हो रही है, सेम चीज यहाँ हो रही है। वहां पे बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है, वहां पर हम लोग इंटरफेस और लिसनर बोल रहे हैं, यहाँ पे आकर के हम उसको प्रोटोकॉल और डेलीगेट बोल रहे हैं। वहां पे हमने जो जो मैंने बताया क्लास का इंस्टेंस पास करना होता है, वहां पे दिस पास करा था, यहाँ पे हमने iOS के अंदर कॉटलिन के अंदर दिस पास करा था, iOS के अंदर हमने सेल्फ पास कर दिया। बस डिफरेंस बस यही है, सिंटेक्स का डिफरेंस रहता है, बाकी मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ कॉटलिन और स्विफ्ट, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ यूआई क्रिएशन के अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है।
कॉटलिन के अंदर हम लोग जो यूआई बनाते हैं, अगर मैं बात करूँ एक्सएमएल के ऊपर, अगर हम लोग यूआई बना रहे हैं, डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग अभी नहीं लेके चल रहा मैं, जेट और कंपोज वहाँ पे अगर ये बताऊँ, एक पॉइंट शेयर कर देता हूँ, दोनों के बीच का एक डिफरेंस और निकल करके आता है। अगर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की बात करें तो कॉटलिन के अंदर हम लोग जेट पे कंपोज यूज करते हैं, और आईओएस के अंदर हम लोग स्विफ्ट यूआई यूज करते हैं। तो इस सेशन के अंदर डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग को मैं कंपेयर नहीं कर रहा, इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानेंगे एंड्रॉइड के अंदर जो बेसिक एंड्रॉइड की इंप्लीमेंटेशन या बेसिक आईओएस की इंप्लीमेंटेशन रहती है उनके बीच में क्या difference है। तो एंड्रॉइड के अंदर अगर हम यूआई बनाए तो एक्सएमएल बनाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आईओएस के अंदर हम यूआई बनाते हैं स्टोरी बोर्ड पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस निकल करके आता है। अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग की, तो मुझे भी काफी ज्यादा इशू आया था यूआई बनाते टाइम, मुझे काफी दिक्कत आई थी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम यहाँ रहता है, आप स्विफ्ट सीख जाओगे उसमें कोई इशू नहीं है, एक हफ्ता आपको लगेगा अगर आपको कॉटलिन आती है आप स्विफ्ट सीख लोगे। बट यूआई को थोड़ा सा लेकर के चलने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सएमएल में क्या होता है, हम कोड करके हम यूआई बनाते हैं एक्सएमएल में, है ना। अगर मान लीजिए डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, तीन तरह के जो हमने जो सीखा है, जो व्यू ग्रुप्स होते हैं हमारे, लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है एक्सएमएल के अंदर। उसको हमने एक रूट टैग लेकर के हम लोग उसके अंदर बाकी व्यूज बना देते हैं, चाहे वो कोई सा भी कार्ड व्यू लगाना हो, हमें कोई बटन लगाना हो तो कोड करके बना देते हैं, हाइट विड्थ देनी है हमने कोड करके दे दिया। कोई बैकग्राउंड बनाना है, मान लीजिए एक बटन है, बटन के ऊपर मुझे कस्टमाइज ड्राइबल लगानी है, तो एक ड्राइबल के अंदर एक फाइल बनाई, उसको हमने क्या करा, बटन के ऊपर बैकग्राउंड में सेट कर दिया। एक्सएमएल में इस तरह से चीजें काम करती है। बट आईओएस में स्टोरी बोर्ड पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप तुरंत एक्सएमएल से निकल करके स्टोरी बोर्ड पे जा रहे हो, तो वहाँ पे स्टोरी बोर्ड में हमें जो कॉन्स्टेंट होते हैं उसके अंदर ऑटो लेआउट होता है। तो जो कॉन्स्टेंट देने होते हैं वो बड़े संभल संभल के देने होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम कोड के थ्रू, कुछ नहीं होता वहाँ पे, सब ड्रैग एंड ड्रॉप होता है स्टोरी बोर्ड में। अब ये सुन के खुश मत हो जाइएगा, वहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना ही थोड़ा चैलेंजिंग काम है। अगर आपको एक्सएमएल की आदत है, लिख के कोड करने की आदत है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। मुझे काफी दिक्कत आई यूआई बनाने में। अगर मैं आईओएस की बात करूँ, क्योंकि मैं एक्सएमएल से होकर के आया था, आईओएस के अंदर मैं देख रहा हूँ चीजें ही खराब हो रखी हैं। एक्सएमएल के अंदर हम लोग बहुत सोच सोच के फिक्स्ड हाइट और विड्थ देते हैं कि कहीं किसी डिफरेंट स्क्रीन साइज में या डिफरेंट रेजोल्यूशन में कहीं कट ना जाए यूआई हमारा। आईओएस के अंदर हम लोग फिक्स विड्थ दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपको कांस्टेंट देना है, तो एक पर्टिकुलर व्यू की विड्थ आपको फिक्स देनी पड़ेगी, नहीं तो कांस्टेंट कई बार दिक्कत करता है। तो वो सारी चीजें हम लोग आईओएस में देकर के चलते हैं। iOS में आप लोग बटन की हाइट वगैरह, हाइट और विड्थ फिक्स दे सकते हो, इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता। डिफरेंट डिवाइसेस में वो नहीं करता, वो अपने आप को इंटरनली मैनेज कर लेता है। और एंड्रॉइड की मैं बात करूँ एक्सएमएल में, तो आपको यूआई के अंदर फिक्स हाइट विड्थ देने से पहले आप 10 बार सोचोगे कि भाई ये किसी ना किसी डिवाइस में इश्यू करेगा। तो ये चीज अच्छी भी है कुछ, हाँ क्या है, एंड्रॉइड के अंदर हम लोग फिक्स नहीं देते, हम लोग प्रॉपरली कॉन्स्टेंट को मैनेज करके चलते हैं, मार्जिन पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। बट आईओएस के अंदर देखा जाए तो हम लोग फिक्स चीजें दे सकते हैं, बट उसका यूआई थोड़ा सा बनाना अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक तो एंड्रॉइड के अंदर हम लोग जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे हम, अगर सपोज एक ड्राइबल हमने लगा दी बटन के ऊपर, ड्राइबल के अंदर क्या हो रहा है, कॉर्नर रेडियस दे दिया 22 जीबी का, तो हमें ड्राइबल के अंदर जब हम बैकग्राउंड पे सेट करेंगे ना, तो हमें वो होता हुआ दिखेगा साथ में जो डिजाइन व्यू आता है हमारा एक्सएमएल के अंदर। बट स्टोरी बोर्ड में ऐसा नहीं होता। स्टोरी बोर्ड में अगर आपने जो लेयर के ऊपर हम लोग कॉर्नर रेडियस सेट करते हैं, लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस आपने 22 पॉइंट्स का दे दिया, 20 पॉइंट्स का दे दिया, तो वो हमें दिखेगा नहीं, वो हमें कंपाइल टाइम पे कभी शो नहीं होगा। वो रन करोगे आप डिवाइस के अंदर, तभी जाके आपको फोन के अंदर शो होगा। तो आपको वही बनाना है स्टोरी बोर्ड के अंदर। और मान लीजिए छोटी चीज भी आपने मॉडिफाई करी है अगर इनिशियल फेज में, बाद में तो खैर एक एक्सपीरियंस के बाद आदत हो जाती है कि हाँ चलो पता है कि मैंने इतना कॉर्नर रेडियस इतना दे दिया तो ये इतना ही सेट होगा, वो पता चल जाता है एक्सपीरियंस की बेस पे। बट स्टार्टिंग में आपको बार बार रन करके चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपको कंपाइल टाइम पे या फिर जब आप कोड कर रहे हो उस टाइम पे वहां पे डिजाइन व्यू में शो नहीं होता। तो ये थोड़ी सी चीजें चैलेंजिंग रहती है अगर यूआई क्रिएशन की मैं बात करूँ। बाकी अगर बात करें कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एंड्रॉइड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर भी हम लोग एक्सटेंशन फंक्शन यूज करते हैं। डिफरेंसेस इतना आता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर क्लास है जिसके अंदर हम कोई फंक्शन एक्सटेंड करना चाहते हैं, एक्सटेंशन फंक्शन आप लोगों को पता होगा, किसी भी क्लास को अगर बिना एक्सटेंड करें हम उसके अंदर कोई भी मेथड्स या प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन फंक्शन का यूज करते हैं। कॉटलिन ने बहुत अच्छी चीज प्रोवाइड करी हुई है, सेम चीज हमारे पास स्विफ्ट में भी है। कॉटलिन के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्लास है क्लास नेम डॉट, उसके अंदर डॉट के बाद हम फंक्शन लिख देते हैं, अपना फंक्शन का नेम जो हमने फंक्शन यूज करना है। और फिर इस पर्टिकुलर क्लास का जहां भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उस मेथड को कॉल कर लेते हैं, वो मेथड कॉल हो जाता है हमारा। जो हमारी क्लास है वो हम उसके अंदर हमने एक तरह से मेथड ऐड कर दिया बिना उसको एक्सटेंड करें। सेम चीज यहाँ पे हम स्विफ्ट के अंदर काम करते हैं, तो कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सटेंशन कीवर्ड का यूज करना होता है ना एक्सटेंशन बनाने के लिए। तो ये सेम चीजें यहाँ पे भी रहती हैं। अगर मैं बात करूँ स्कोप फंक्शन की, कॉटलिन के अंदर हम लोग स्कोप फंक्शन यूज करते हैं, जैसे अप्लाई हो गया, लेट हो गया, रन हो गया, विद हो गया। स्विफ्ट के अंदर हम लोगों को स्कोप फंक्शन दिखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा सा एंड्रॉइड इस मामले में बेटर है, स्कोप फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम।
बट यहाँ पे हम लोग स्विफ्ट के अंदर वो चीज़ नहीं मिलती, तो वैसे मैनेज करना पड़ता है। हाँ, आपको इफ लेट मिल जाता है, तो जैसे लेट इसके अंदर कॉटन के अंदर तो हम लोग अलग तरीके से यूज करते हैं। स्विफ्ट की मैं बात करूँ तो इफ लेट का आप यूज कर सकते हैं नल चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट ही था वो, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल ना हो तो नल चेक के लिए इफ लेट हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। गार्ड इसके अंदर हम स्विफ्ट के अंदर यूज कर सकते हैं कि अगर नल है तो वो पहले ही वहां से रिटर्न कर जाएगा। अगर आप गार्ड यूज कर रहे हैं ना, तो गार्ड का मतलब ये है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए और क्रैश हो जाए। वो पहले ही चेक कर लेगा और पहले ही वहीं से रिटर्न कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। अगर बात करें एंड्रॉइड के अंदर व्यू मॉडल हम लोग यूज करते हैं। व्यू मॉडल अगर मान लीजिए कन्फिग्रेशन चेंजेस होती हैं उसके दौरान हमें यूआई मेंटेन करके रखना है, या फिर व्यू मॉडल के अंदर हमें पता है लाइव डेटा होता है, ऑब्जर्वेबल्स होते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं जैसे ही यूआई में कुछ भी चेंज, जैसे ही हमारा जो डेटा सोर्सेस के अंदर कुछ भी चेंज हो हमें यूआई अपडेट करना है, या फिर यूआई में कुछ भी चेंज हो बटन क्लिक का एक्शन परफॉर्म करना हो और हम चाहते हैं कि हमारी रिपोजिटरी के अंदर या डेटा सोर्स के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए, तो व्यू मॉडल उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से हमारी हेल्प करता है। अनफॉर्चुनेटली अगर यूआई किट की बात करूँ मैं स्विफ्ट की, तो उसके अंदर हमारे पास व्यू मॉडल भी नहीं रहता। हमें सिंगलटन के थ्रू वो सारी चीजें लेकर के चलनी पड़ती हैं। सिंगलटन या डेलीगेट प्रोटोकॉल के थ्रू बटन क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ, हमने डेलीगेट कॉल करा लिया, वहां से हमें कॉल बैक मिल गया, कॉल बैक के अंदर हम अपना मेथड ओवरराइड करके चीजें देख सकते हैं क्या कराना है। वो सारी चीजें हम लोग व्यू मॉडल के थ्रू नहीं कर पाते। हालांकि स्विफ्ट यूआई के अंदर तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट यूआई किट के अंदर अभी के लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है व्यू मॉडल जैसे। वो एंड्रॉइड के अंदर इसको प्रिविलेज थोड़ा सा मिल जाता है। अगर बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, वो मैं बता चुका हूँ। उसके अंदर कॉटलिन के अंदर हम लोग इंटरफेसेस यूज करते हैं, इसके अंदर डेलीगेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा चीजें हमें मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ हायर ऑर्डर फंक्शन की, हायर ऑर्डर फंक्शन कॉटलिन के अंदर भी अवेलेबल है और आपका स्विफ्ट के अंदर भी अवेलेबल है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरा फंक्शन आपको पास करना है। ठीक है, एक मान लीजिए आपने फंक्शन बनाया है, वो फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के अंदर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, किसी कोई और फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे एक्शन करता है। वो हमारा कॉटलिन के अंदर भी पॉसिबल है और स्विफ्ट के अंदर भी हम कर सकते हैं। बस नाम चेंज हो जाता है। हायर उसके अंदर हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। इसके अंदर हम किसी चीज को कंप्लीशन बोल देते हैं। उसके अंदर हम लोग जो हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन पास कर रहे होते हैं उसको एज ए लैम्डा पास कर देते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको क्लोजर बोल देते हैं स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट के अंदर क्लोजर बोलते हैं, एंड्रॉइड कॉटलिन के अंदर हम लोग लैम्डास बोल देते हैं। तो ये बस नाम का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। वहां चीजें आपकी दूसरे नाम से कहलाती हैं, यहाँ चीजें आपके दूसरे नाम से कहलाती हैं, बाकी मैक्सिमम चीजें काम सेम तरह के। कॉल बैक के लिए मैं बता रहा हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन। साथ ही साथ अगर मैं बताऊँ यूआई पर्सपेक्टिव से, वहां पे अगर आप मान लीजिए आपको लिस्ट बनानी है, मल्टीपल आइटम्स हैं, ठीक है, मल्टीपल आइटम्स आपको शो करवाने हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली एंड्रॉइड के अंदर रिसाइकलर व्यू यूज करते हैं। रिसाइकलर व्यू मान लीजिए वो सारी चीजें मेंटेन करके रखता है, उसका एडेप्टर हमें अलग से बनाना होता है। उसके अंदर हमें जो उसके मेथड्स होते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, और वो सारी चीजें हमें मिल जाती है। ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन करा देते हैं अपना उस पर्टिकुलर जो हमारा होल्डर है उसकी, और डेटा हम उसके ऊपर सेट करवा देते हैं। उसी तरह से रिसाइकलर व्यू को ही मिमिक कर रहा है कौन, स्विफ्ट। स्विफ्ट का क्या बिहेवियर है, स्विफ्ट के अंदर हम लोग टेबल व्यू यूज करते हैं। टेबल व्यू सेम उसी तरह से काम करता है, बट उसके अंदर क्या रहता है, हमारा टेबल व्यू के अंदर एक चीज और ऐड हो गई है कि जैसे हम मान लीजिए रिसाइकल व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, रिसाइकल व्यू के अंदर अगर हमें ग्रिड बनाना है, अभी तो हमने क्या करा, लीनियर रिसाइकल व्यू में हम सबको पता है कि लीनियर लेआउट मैनेजर के अंदर हम लोग उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं कि हमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस चीज का चाहिए, लेआउट किस तरह से चाहिए, लीनियर लेआउट चाहिए या ग्रिड में चाहिए, वो हम लोग उसके अंदर पास कर देते हैं। ग्रिड है तो ग्रिड पास कर देते हैं, और लीनियर लेआउट है तो लीनियर लेआउट पास कर देते हैं। सपोज अगर हमें ग्रिड बनाना है एक, ठीक है, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट में ग्रिड के फॉर्म में चाहिए, तो हम उसमें लेआउट मैनेजर के कंस्ट्रक्टर में ग्रिड पास कर देते हैं और साथ ही साथ उसका स्पैन काउंट दे देते हैं कि भैया हम तीन तीन स्पैन काउंट चाहिए, यानी कि तीन कॉलम्स उसके अंदर होने चाहिए। तो ये रिसाइकलर व्यू के अंदर थोड़ा काम आसान हो जाता है कि एक ही चीज से हम मैनेज कर लेते हैं दोनों को, लीनियर के को भी और ग्रिड को भी, चाहे हमें जो हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में चाहिए, चाहे हमें ग्रिड ऑर्डर में चाहिए। बट इसके अंदर अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट के अंदर या आईओएस के अंदर हमें दोनों चीजें अलग अलग मैनेज करनी होती है। अगर आपको ग्रिड बनाना है तो उसके लिए टेबल व्यू आपका काम नहीं आता, उसके लिए आपको कलेक्शन व्यू बनाना पड़ेगा। कलेक्शन व्यू के अंदर मेथड सेम रहते हैं, मेथड तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, यूआई कलेक्शन व्यू से एक्सटेंड करके मेथड्स को ओवरराइड ही करना होता है। चाहे वो सेल्फ और आइटम हो एट हो या रो फॉर आइटम एट हो, जैसे उसके अंदर ऑन बाइट व्यू होल्डर काम करता है। जो हमारा होल्डर है उसको सेट करने के लिए उसके अंदर हम लोग जैसे सपोज होल्डर के ऊपर मल्टीपल आइटम्स हैं, उसके अंदर टाइटल सेट हो रहे हैं हर जगह सारे सेल्फ के ऊपर, तो उसके अंदर हम लोग ऑन बाइट व्यू होल्डर के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करते हैं। यहाँ पे हमारा सेल्फ और रो एट हमारा टेबल व्यू के लिए, और सेल्फ और आइटम एट हम कलेक्शन व्यू के लिए यूज कर देते हैं। वहाँ पे हम लोग जो साइज हमें देना होता है,
रिसाइकल व्यू के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम आइटम काउंट दे सकते हैं कि आपका टेबल व्यू का मतलब आपकी जो लिस्ट है उसका साइज क्या है। यहाँ पर भी हम लोग उसका साइज डिफाइन करते हैं। तो मेथड सेम है बट नाम मेथड्स के चेंज हो गए हैं। और डिफरेंस बस इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि रिसाइकल व्यू के अंदर हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं। हम चाहें तो अपना लीनियर लेआउट सिक्वेंशियल ऑर्डर में बना सकते हैं, चाहे ग्रिड भी दे सकते हैं उसके रिसाइकलर व्यू की हेल्प से ही। बट यहाँ पे हमें दोनों चीजें अलग अलग मैनेज करनी होती है। टेबल व्यू सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशियल ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा, लीनियर ऑर्डर को मेंटेन करके चलेगा। और अगर आपको ग्रिड बनाना है तो आप टेबल व्यू की थ्रेड नहीं बना सकते, आपको उसके लिए अलग से कलेक्शन भी देना पड़ेगा। तो ये दो चीजों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। और यूआई परस्पेक्टिव से और बताऊं तो लीनियर लेआउट, जैसा हमने चीजें पता है कि लीनियर लेआउट के अंदर हम कई बार क्या होता है वेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कि मान लीजिए अगर आपने लीनियर लेआउट बनाया, लीनियर लेआउट का हमें उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पता है, लीनियर लेआउट किस तरह से काम करता है, लीनियर ऑर्डर में व्यूज को शो करता है। फिर चाहे हमने लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन वर्टिकल दी हुई हो, एंड्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, चाहे हमने उसकी लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल दी हुई हो, चाहे हमने हॉरिजॉन्टल दी हुई हो, वो हमारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे व्यूज को पे करेगा। बट हम कई बार क्या करते हैं उसके अंदर हम वेट भी दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास चार व्यूज हैं, चार व्यूज का हमारा विड्थ सेम रहेगा, चार व्यूज को मैं हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में शो कर रहा हूँ, विड्थ सेम रहेगी चारों व्यूज की। मैं क्या करूंगा, लीनियर लेआउट का टोटल वेट सब में 4 दे दूंगा और सबको एक एक वेट असाइन कर दूंगा चारों व्यूज को। तो हमारा क्या होगा, वो टोटल वेट उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा, बराबर बराबर चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। उसी तरह से यहाँ पे स्टैक व्यू काम करता है। स्टोरी बोर्ड के अंदर सिर्फ की बात, आईओएस की बात कर रहा हूँ। आईओएस के अंदर हम लोग स्टोरी बोर्ड के अंदर स्टैक व्यू ले लेते हैं। स्टैक व्यू हमारे पास वर्टिकल स्टैक व्यू भी अवेलेबल है और हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू भी अवेलेबल है। अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूँ कि चार व्यूज है, चारों को इक्वल विड्थ देनी है, हॉरिजॉन्टल मैनर में शो करवाना है। एंड्रॉइड के अंदर हमने लीनियर लेआउट के अंदर वेट दे दिया था, वहां पे हमने चीजें मैनेज कर ली थी। अगर मैं स्टोरी बोर्ड की बात करूँ तो इसके अंदर हमने स्टैक व्यू ले लिया, स्टैक व्यू हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू लिया है। और हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू के अंदर हमने क्या करा, चार व्यूज उठा करके उसके अंदर डाल दिए। बाकी स्टैक व्यू को मार्जिन पैडिंग या फिक्स्ड विड्थ देनी है वो आपके ऊपर है, उसको मैनेज कर लिया वहां पे। और चारों व्यूज के अंदर आपको क्या देना है, वहां पे स्पेसिंग उसकी 0 कर देनी है और इक्वली उसको डिवाइड कर देना है। अगर आप एट्रीब्यूट स्टोरी बोर्ड के अंदर एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाएंगे तो वहां पर आप इक्वली चारों को डिवाइड कर सकते हैं। स्टैक व्यू का यहाँ पे काम आसान हो जाता है। तो मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये चीजें अलग भी हों, बट मुझे दोनों चीजें सेम सी लगती है। लीनियर लेआउट अगर हमें यूज करना है वहां पे हम वेट यूज कर लेते हैं, और सेम चीज यहाँ पे हम स्टैक व्यू के थ्रू करते हैं। तो ये दोनों चीजें सिमिलर है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें कि और क्या पॉइंट रह गया इसके अंदर, सारी चीजें मैक्सिमम कवर करनी है। बट एंड्रॉइड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर परमिशंस वगैरह हम ऐड करते हैं। एंड्रॉइड के अंदर जो रन टाइम परमिशंस हमें चाहिए होती है, जो परमिशंस की या फिर हमारी क्लासेस उसकी डिक्लेरेशन जो हमारी रहती है, या ऐप लेवल की इंफॉर्मेशन की जो डिक्लेरेशन रहती है, वो हम मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर करके चलते हैं। चाहे वो ऐप नेम हो गया, ऐप आइकन हो गया, वो मैनिफेस्ट के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं। कोई भी परमिशन चाहिए, इंटरनेट की परमिशन चाहिए हमें, कैमरा की परमिशन चाहिए, या फिर जो भी, अगर मान लीजिए रीड राइट की परमिशन चाहिए स्टोरेज की, या नोटिफिकेशन की, पोस्ट नोटिफिकेशन की परमिशन चाहिए, वो सब कुछ हम लोग मैनिफेस्ट के अंदर डिक्लेयर करके रखते हैं। और यहीं पे उस मैनिफेस्ट फाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी, तो इसी का नाम अगर मैं बताऊं, आईओएस के अंदर उसका नाम बता देंगे, इन्फो प्लेलिस्ट कर दिया है हमने। के अंदर मैनिफेस्ट कहते हैं, आईओएस के अंदर इन्फो प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग परमिशंस डिक्लेयर करते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैनिफेस्ट फाइल हमारी एक्सएमएल फाइल होती है जो कि की वैल्यू पेयर में हम लोग वहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं। और इन्फो प्लेलिस्ट के अंदर हमारा डायरेक्टली वहाँ पे की वैल्यू पेयर में हमारा वो डेटा चला जाता है। मतलब फील्ड्स बने हुए होते हैं की के अंदर, आप की एंटर करते हैं परमिशन की। अगर मान लीजिए की आपको चाहिए तो उसकी की पे प्री डिफाइंड की है, कैमरा परमिशन आपको चाहिए तो की आपने दे दी। वैल्यू के अंदर आप लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं कि परमिशन, जब रन टाइम परमिशन कैमरा के लिए वो पूछेगा तो टेक्स्ट आपको क्या शो आप दिखा सकते हैं। तो ये चीजें सिमिलर तरीके से काम करती हैं। हाँ, तो ये मैंने कुछ डिफरेंसेस आपके साथ शेयर कर दिया कि क्या डिफरेंस बेसिकली रहता है एंड्रॉइड के अंदर और आईओएस के अंदर। अगर आप लोग अभी इसके अलावा कुछ भी चीजें शेयर करना चाहें तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बेसिक डिफरेंस था जो मैंने बताया आपको कि किस तरह से एंड्रॉइड के अंदर चीजें काम करती है, किस तरह से आईओएस में चीजें। अगर देखिए, अब बात आती है कि हम एंड्रॉइड के अंदर जाएं आईओएस के अंदर जाएं, तो यहाँ पे भी सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आपको एंड्रॉइड का भी एक्सपीरियंस बिल्कुल ना हो, आईओएस में बिल्कुल नहीं आता हो, और आप जाना चाहते, आप कंफ्यूज है कहाँ जाना है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं मैक एक अच्छी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो डेफिनेटली यू शुड गो आईओएस। आप आईओएस के लिए जा सकते हैं, आईओएस आपके लिए बेस्ट है और काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और आगे जाके बहुत ज्यादा स्कोप आईओएस के अंदर अवेलेबल है। अगर आप रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, मैक अफोर्ड कर सकते हैं, या एक आईफोन आपको डीबगिंग के लिए या रन करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक आईफोन चाहिए होगा जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन को रन करके देख सकें, तो आप iOS डेवलपमेंट में जा सकते हैं।
अगर आप रिसोर्सेस की आपको ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई हर्डल नहीं है आपके लिए, iOS के लिए जा सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग फेज में लगता है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी एंड्रॉइड के लिए भी नहीं है, iOS के लिए भी नहीं है, आपको दोनों चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप iOS के लिए जा सकते हैं अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली आपको एंड्रॉइड के लिए जाना चाहिए। स्टार्ट एंड्रॉइड से कीजिए, धीरे धीरे कर करके उस चीज को आगे बढ़िए, जहाँ जब आपको लगे कि हाँ iOS के लिए आप मूव कर सकते हैं या iOS में ज्यादा इंटरेस्ट है, देन आप iOS के लिए जा सकते हैं। स्टार्टिंग फिर एंड्रॉइड से आप कर सकते हैं बेसिकली। कॉटलिन वगैरह अगर आप थोड़ा देखें तो स्विफ्ट सीखने में आपके लिए आगे के लिए भी आसानी होगी। तो ये बेसिक कंपैरिजन था, अगर आप बिल्कुल इनिशियल फेज में हैं, अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आप एंड्रॉइड के लिए हैं, एंड्रॉइड डेवलपर ऑलरेडी हैं और थोड़ा बहुत 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, थोड़ा काम कर चुके हैं एंड्रॉइड के ऊपर, और आप कंफ्यूज हैं कि iOS में भी जाना चाहता हूँ मैं, तो एंड्रॉइड में रहना बेटर रहेगा या iOS में शिफ्ट हो जाना बेटर रहेगा। तो ये तो खैर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है, मैं पहले एंड्रॉइड में ही था, उसके बाद iOS में मूव करा, क्योंकि iOS में मुझे जाना तो था ही। तो iOS के अंदर स्कोप अच्छा खासा है, मैंने पहले से चीजें थोड़ी देख रखी थी iOS के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो डेवलपर्स अच्छे खासे पैकेज पे प्लेस्ड हैं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ iOS डेवलपमेंट की बात करूँ तो मुझे मूव करना था, बट इनिशियल फेज में मैं 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा कंफ्यूज भी था कि 1.5 साल का एक्सपीरियंस एंड्रॉइड का मैंने ले लिया है, अब iOS के अंदर मुझे शिफ्ट करना है, तो कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, बट मैंने कि चल यार करते हैं। 1.5 साल का एक्सपीरियंस एंड्रॉइड का था और मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। iOS के अंदर मैं गया, फिर iOS में कुछ चीज़ें मैंने सीखी। मैंने कंपनी के अंदर कंपनी में काम करते हुए स्विच कर लिया था iOS में। बट स्टार्टिंग में मुझे काफी इश्यूज आए थे, क्योंकि चीजें डिफरेंटली काम करती तो हैं, भले ही आप सिंटैक्स सेम हो, बट कुछ कुछ चीजें तो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब मान लीजिए सिंटैक्स आपका थोड़ा बहुत सेम है, कुछ कुछ चीजों पे अलग चला गया, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक वाला पार्ट सेम है, बट चीजें अलग अलग होती है। मैंने कभी मैक को हाथ नहीं लगाया था, मैं विंडोज पे काम करता था जब मैं एंड्रॉइड में था। अब एकदम से मुझे मैक दे दिया गया, मैंने कभी आईफोन यूज नहीं करा था उस तरीके से, आईफोन मुझे दे दिया गया डिबगिंग के लिए। अब दोनों में थोड़ी चीजें डिफरेंट तो थी। स्टार्ट मैंने जब करा तो थोड़ा सा इशू तो मुझे आया था कि एकदम से, क्योंकि मैं पहले तो स्टोरी बोर्ड देख के घबरा गया था। ये एक्सएमएल में वहां पर हम लोग यूआई बनाते हैं और यहाँ पे स्टोरी बोर्ड एकदम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिर फिक्स विड्थ हाइट दे करके कांस्टेंट ऑटो लेआउट में प्रॉपर्ली मैनेज करना होता है। ऊपर से यहाँ पे कंपाइल टाइम पे कुछ दिखता भी नहीं कि अपना कॉर्नर रेडियस दे दिया तो कॉर्नर रेडियस प्रॉपर्ली सेट होगा नहीं हुआ, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए कलर में ग्रेडियंट लगा दिया, ग्रेडियंट आपको नहीं दिखेगा डिजाइन व्यू में, आपको वो रन करके देखना पड़ेगा ग्रेडियंट ग्रेडियंट प्रॉपर्ली आया है नहीं आया है। तो वो सारी चीजें थोड़ी स्टार्टिंग में मुझे इशू आया था, मैंने बात भी करी थी अपना सीनियर से कि इस तरह की इश्यूज आ रहे हैं। और देखिए तकलीफ तो होती है जब 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपका एंड्रॉइड हो, ठीक ठाक का एंड्रॉइड में आप परफॉर्म कर रहे हो, और एकदम से आप iOS में शिफ्ट कर जाओ और iOS में आकर के आपको चीजें सर्च करनी पड़ेगी। आप और चीजें भी मैं कॉन्टेक्स्ट में सर्च करता था कि ये चीज अगर मान लीजिए मुझे कुछ नहीं करना, एक बटन की विजिबिलिटी भी ऑन करनी है। एंड्रॉइड में तो हम उसको गॉन बोलते हैं कि हमें बटन की विजिबिलिटी ऑन कर दो या विजिबिलिटी उसकी विजिबल करवा दो। अब सेम चीज iOS के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है व्यू के ऊपर, हम इस हिडन कॉल करते हैं। अब सेम चीज आपको पता है कि एंड्रॉइड में ये चीज इस तरह से काम करती है, या एंड्रॉइड के लिए मुझे पता है कि अगर लिस्ट शो करवानी है साइक्लिक व्यू का यूज करना है, बट iOS में कैसे करूँ? तो वो मैं एंड्रॉइड के कॉन्टेक्स्ट में सर्च करता था कि ये चीज एंड्रॉइड में इस तरह से हो जाती थी, iOS में अगर मुझे कंटिन्यू करनी है तो किस तरह से करूँ। तो वो थोड़ा सा तकलीफ देती है कि जब आपको बटन की विजिबिलिटी के लिए सर्च करना पड़े कि iOS में किस तरह से बटन की विजिबिलिटी को ऑन करना, तो फिर लगता है कि यार 1.5 साल का एक्सपीरियंस में क्या करा फिर, जब ये iOS में आके सर्च करना पड़ रहा है। बट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सारी चीजें आपको देख करके चलना है। थोड़ा डिमोरलाइज स्टार्टिंग फील हो सकता है कि भाई एंड्रॉइड में ठीक था, वहीं ठीक काम कर रहा था, कम से कम चीजें अपने आप एक फ्लो में हो तो जा रही थी। एंड्रॉइड में ज्यादा दिमाग, जब आप एक बार चीज सीख जाते हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता डेवलपमेंट के टाइम पे, आपको जो जस्ट चीजें, क्योंकि सिमिलर चीजें होती हैं, बार बार आपको रिसाइकलर भी यूज करना है प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। बट जब आप नया शिफ्ट करते हो और फिर चीजें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं दोबारा दोबारा से, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप जल्दी उस चीज को सीख जाओगे। देखो सिर्फ सीखने में तो टाइम नहीं लगेगा, आपको हॉटलेयर अच्छे से आती है या हॉटलेयर में मिड लेवल तक भी आप सीख चुके हो चीजों को, तो सिर्फ आप लगभग लगभग थोड़े टाइम में सीख जाओगे। सिंटेक्स लगभग, लॉजिकल पार्ट तो देखिए सेम रहता है यहाँ पे, सिर्फ और कॉटन का तो सिंटेक्स लगभग सेम सही है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप कवर कर लोगे। तो कहना बस लास्ट में सेशन को वाइंड अप करते टाइम यही चाहूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे हो, पता नहीं है एंड्रॉइड में जाना चाहिए iOS में जाना चाहिए, बट जाना मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ही है और नेटिव में ही है। अगर आप हाइब्रिड की बात कीजिए, हाइब्रिड का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने कभी उस तरफ देखा भी नहीं है। अगर आप नेटिव में जाना चाह रहे हैं, नेटिव एंड्रॉइड में या तो जाना चाहते हैं या नेटिव iOS डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, बट कंफ्यूज है इनिशियल लेवल पे कि एंड्रॉइड में जाना चाहिए iOS में जाना चाहिए,
और आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप मैक अफोर्ड कर सकते हैं, आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल iOS से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप रिसोर्सेज आपको थोड़ा सा ऐसे है कि मेरे पास तो अभी विंडोज ही है, तो आप स्टार्ट करिए एंड्रॉइड से। आगे जा करके अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि हाँ iOS भी मुझे सीखना है, तो आगे जाके आप iOS के अंदर मूव कर सकते हैं, स्टार्ट आप एंड्रॉइड से डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आप मिड लेवल पे हैं, 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस है, तो अगेन मैं यही कहूंगा iOS के अंदर इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा रिसोर्सेज का मैनेज करके iOS के अंदर मूव कर जाइए, आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि लिस्ट वगैरह शो करानी है, या मान लीजिए बैकग्राउंड थ्रेड पे मेन थ्रेड पे चीजें किस तरह से काम करनी है, या उसके कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही रहते हैं, वो सारी चीजें आपकी बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप iOS के अंदर जा सकते हैं। आप लगभग 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बेसिक्स तो एटलीस्ट iOS की सीख सकते हैं। मेरे मुताबिक तो यही चीजें चलेंगी। और अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ वो उसका जूम का चैट है, उसके अंदर आप लोग पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन हो एंड्रॉइड iOS के रिगार्डिंग। ठीक है, और बाकी मैंने मैक्सिमम चीजें क्लियर कर ही दी हैं। अगर आपको लगता है कुछ भी डाउट, इसके अंदर कुछ भी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। और मेरा नंबर अभी सर के पास है, आप चाहें तो पर्सनली मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर से ले लीजिएगा। और इसके अलावा अगर लिंक्डइन वगैरह पर कनेक्ट होना चाहें तो लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ, आप